सभी को नमस्कार। और विपिन बिहारी जी आ गए हैं। नमस्कार, आवाज़ ठीक आ रही भैया? तो आवाज़ एक बार बता दें, मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया है जिससे कि मुझे लगता है कि बेहतर होगा। गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं। मानव कर्म दर्शन का तीसरा अध्याय और उसका 9th सेक्शन, मात्रा, जिसको हम लोगों ने शुरू किया। उसका एक पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था, तो फिर से एक बार रिकैप कर लें। हमने अच्छा, आवाज़ अभी भी कम है क्या? मैंने क्योंकि माइक एक्सटर्नल माइक को यूज कर रहा हूँ। बढ़िया। तो एक एक के रूप में बेसिकली जो मात्रा है ना, जो एक एक के रूप में जो वस्तु विद्यमान है, वस्तु का तात्पर्य वास्तविकता को जो व्यक्त करता है उससे है। और हमने सुबह के सेशन में स्थिति और गति के बारे में बात की। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि स्थिति के साथ ही गति है। स्थिति अच्छी होगी तो गति स्वाभाविक रूप में अच्छी होगी, है ना। बिना स्थिति के बहुत सारा प्रयास जो हम स्थिति को ठीक नहीं करने की जगह गति को ठीक करने में लगाते हैं, है ना। और ये भी कह रहे हैं बार बार कि स्थिति और गति अविभाज्य है। बढ़िया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने पहला और दूसरा ये कर लिया था सेक्शन, दूसरा पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है। ऐसे अनेक परमाणु हैं अणु के रूप में, अनेक अणु हैं अणु रचना के रूप में, और ऐसे रचनाएं पदार्थ व प्राण अवस्था के रूप में होना भी पहले से स्पष्ट है। हर प्रजाति में दो से अनेक अंशों से गठित परमाणु हैं अपने अपने आचरण को स्पष्ट किए हैं। तो ये अपनी बात हो गई थी कि फाइनली जो मात्रा है, परमाणु ही मूल मात्रा है। अब आगे इसको स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि मूल मात्रा परमाणु होना इसीलिए स्पष्ट हुआ है कि इकाई जो परिभाषित होती है, यह स्वयं में व्यवस्था हो और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हो, तभी उसको इकाई कह रहे हैं ना। इकाई की जो परिभाषा है, एक तो वो स्वयं में व्यवस्था हो और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हो। इकाई व्यवस्था में ना हो, ऐसी इकाइयों में भी व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति होना पाई जाती है, जैसे कि परमाणु अंश और भ्रमित मानव। तो भ्रमित मानव में भी, है ना, प्रवृत्ति बनी ही हुई है व्यवस्था की। यही अस्तित्व की एक बहुत ही सुंदर डिजाइन है कि मानव भ्रमित अवस्था में भी व्यवस्था में ही जीना चाहता है। तो परमाणु अंश स्वयं में व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता, अर्थात निश्चित आवश्यकता को व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए हर परमाणु अंश परमाणु में भागीदारी करने फलतः व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में परिवर्तनशील है ना। तो हर परमाणु अंश भी व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में परिवर्तनशील है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि हर परमाणु अंश किसी न किसी परमाणु में समा जाता है। जो सुबह अपन चर्चा की थी कि बहुत कम समय, नैनो सेकंड के लिए वो रहता है, अदरवाइज
किसी न किसी परमाणु में समा जाता है, अथवा एक से अधिक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हुए परमाणु के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। फलतः निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, पाया जाता है। तो या तो दो या दो से अधिक अंश स्वयं मिलकर एक परमाणु बना लेते हैं, या कोई परमाणु अंश किसी न किसी दूसरे परमाणु में समा जाता है। जहाँ से वो निकलता है उसको कह रहे हैं उसका विस्थापन हुआ, और जिसमें समा जाता है उसको कह रहे हैं उसमें प्रस्थापित हुआ। ये चर्चा प्रदीप भाई के सेशन में हमने काफ़ी अच्छे से देखा। फलतः निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है या प्रसिद्ध होता है या जाना जाता है। इससे पता चलता है कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते भी हैं और उस पहचान के आधार पर एक दूसरे के साथ निर्वाह करते हैं। फलस्वरूप निश्चित आचरण स्पष्ट रहता है या इस निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त हो जाता है। जैसे परमाणु अंश एक दूसरे को पहचाने बिना व्यवस्था में नहीं होता है, वैसे ही मानव मानव को पहचाने बिना व्यवस्था में जीना होता ही नहीं। तो फिर ये कह रहे हैं कि जैसे यदि एक परमाणु अंश दूसरे को नहीं पहचान पाता तो व्यवस्था में नहीं हो सकता था, ऐसे ही मानव भी जब तक मानव को नहीं पहचानेगा। और फिर मैं कह दूं, मानव मानव यहाँ पे जब शब्द संज्ञा आ रही है तो मानव माने मानव अपने आचरण के साथ है, तब मानव तभी हम पहचान पाते हैं। क्योंकि जिसका अनिश्चित आचरण है उसमें पहचान स्थिर होती नहीं है, हम विश्वास का निर्वाह नहीं कर पाते, शंका बनी रहती है, आज क्या करेगा, कल कुछ भी कर सकता है। तो वैसे ही मानव मानव को पहचाने बिना, अर्थात मानव का अध्ययन हुए बिना व्यवस्था में जीना होता ही नहीं। मानव को पहचानने का एक ही सूत्र है, मानवत्व, है ना। और स्पष्ट कर हो गया, बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया है। मानव को पहचानने का क्या सूत्र है? मानवत्व माने मानव का त्वा सहित होना, अर्थात मानवीय आचरण। मानवत्व मानव चेतना ही है। और मानवत्व क्या है? मानव चेतना ही है जो सर्व मानव को मानव के रूप में पहचानता है। इस आधार पर ही हम सभी मानवों को मानव के रूप में पहचान सकते हैं। तो मानवत्व क्या है उसको आगे बता रहे हैं। मानवत्व अपने स्वरूप में मानव परिभाषा का स्वरूप ही है। क्या स्वरूप है? मानव की परिभाषा ही थी मनाकार को साकार करने वाला और मना स्वस्थता का आशावादी एवं प्रमाणित करने वाला। तो मनाकार तो हम कर चुके हैं, साकार तो यहाँ कह रहे हैं मना स्वस्थता के अर्थ में ही तय अस्तित्ववादी विधि से, विज्ञान विधा से भी मना स्वस्थता का सूत्र विश्लेषित और निर्धारित व्याख्यायित है। तो मन स्वस्थता का ही सूत्र विश्लेषित और व्याख्यायित है। ऐसा निर्धारण कैसे मन स्वस्थता का निर्धारण हो रहा है? ऐसा निर्धारण मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होना आवश्यक, और किसी क्रम में ये मन स्वस्थता का निर्धारण होता नहीं है। इसी क्रम में सह अस्तित्ववादी विधि से हम समझ चुके हैं कि मानव को अपनी आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में पहचानने की आवश्यकता है ही। अब यदि हम मानव को व्यवस्था में होना है, मानव को मानवत्व को पहचानना है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट बात जो है कि मानव को अपनी आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में पहचानने की आवश्यकता है कि मेरी आवश्यकताएं क्या हैं। इस आवश्यकता की निश्चयता अर्थात मानवीयतापूर्ण आवश्यकता की निश्चयता समाधान, समृद्धि, अभय सहस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। इसका मतलब यही है कि हम मानव मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही, इसका मतलब यही है कि हम मानव मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानवीयतापूर्ण आचरण को स्पष्ट कर पाते। तो कुछ कमेंट आ रहे, टाइम्ड आउट बाय राकेश, बढ़िया। तो इसका मतलब यही है कि हम मानव मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानवीयतापूर्ण आचरण को स्पष्ट कर पाते हैं। मानवीय आवश्यकता का निर्धारण होना जानने मानने का द्योतक है। अब मानव की आवश्यकताएं
तभी निर्धारित हो पाती हैं जब हम सच्चाई को जान पाते हैं और मान पाते हैं, या मानव को मानव स्वरूप में जान पाते हैं। या फाइनली क्या कह रहे हैं, क्या आवश्यकता है? मानवीयतापूर्ण आचरण ही मेरी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म सुख धर्मिता है और मानवीयतापूर्ण आचरण से ही मैं सुखी होता हूँ। तो मानवीय आवश्यकता का निर्धारित होना जानने मानने का द्योतक है। जानना मानना ही प्रमाणित होने का आचरण ही सूत्र और व्याख्या है। तो ये वाला बार बार आता है, सूत्र और व्याख्या। तो नियम के रूप में सूत्र रहता है और आचरण के रूप में, जीने के रूप में, कार्य व्यवहार के रूप में वो व्याख्यात हो जाता है। इसी को विधि और व्यवस्था भी कहते हैं कि विधि क्या है? तो जो नियम है वो विधि है, और जो व्यवस्था का स्वरूप है वही विधि जब लोगों के जीने में व्यक्त होती है तो वो व्यवस्था के रूप में व्यक्त। इसी को संस्कृति सभ्यता भी कह रहे हैं कि मानव में जो संस्कार है वो संस्कृति का स्वरूप है, और जब मानव जिस तरह से जीते हैं तो वही संस्कार जो जीने में व्यक्त होते हैं, कार्य व्यवहार में व्यक्त होते हैं, तो उसी को सभ्यता कह रहे हैं, कल्चर कह रहे हैं। तो संस्कृति माने संस्कार ही हमारे सभ्यता के रूप में, कल्चर के रूप में पाए जाते हैं। और ऐसे ही जब उसको राष्ट्र के लेवल पर, राज्य के लेवल पर देखते हैं तो विधि ही व्यवस्था के रूप में पाई जाती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अभी तक हम लोग माने रहते हैं कि जो विधि है वो किसी किताब में लिखी रहती है विधान के रूप में। बाबा कह रहे हैं कि विधि जो है वो मानव में लिखी जाती है ना, संस्कार के रूप में। क्या गजब की बात है! क्योंकि यदि मानव को ही विधि का पता नहीं होगा, अर्थात वो संस्कारित नहीं होगा, तो उसकी जो व्याख्या, मतलब उसके जो जीने का स्वरूप है वो निकल के नहीं आएगा। इसलिए हर मानव ही मूल रूप में जानने मानने के आधार पर ही उसमें जो विधि या मानवीयता आचरण रूपी विधि उसमें स्थापित हो पाती है, और वही प्रमाणित होती है आचरण के रूप में। मात्रा सिद्धांत भी मूल में इन्हीं अर्थों से अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। तो इसी इसी से सूत्र से ये, एक मिनट पहले फिर से जाते हैं पहली लाइन पर। मात्रा सिद्धांत भी मूल में इन्हीं अर्थों से अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। तो मात्रा सिद्धांत माने जो परमाणु में है उसमें भी यही सिद्धांत है। क्या? इसलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए, अर्थात आचरण करते हुए, परमाणुओं की अनेक प्रजातियां उनके आचरण के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। तो जैसे मानव में मानवत्व या मानवीयतापूर्ण आचरण का सिद्धांत है, ऐसे ही जो मूल मात्रा है या परमाणु है, इनमें भी फाइनली एक से अधिक अंश एकत्रित होकर के कार्य करते हुए, अर्थात आचरण करते हुए, परमाणुओं की अनेक प्रजातियां किस आधार पर पहचान पाते हैं हम? उनके आचरण के आधार। जैसे लोहे का परमाणु लोहे जैसा आचरण करता है, सोने का परमाणु सोने जैसा आचरण करता है ना। तो इस आधार पर परमाणुओं की प्रजातियों को भी उनके आचरण के आधार पर ही नाप पहचाना जाता है। और यहाँ उनके आचरण का मतलब है किस तरह का ध्वनि ताप विद्युत उनसे व्यक्त होती है। इसे मानव पहचानता है। मानव सहज अर्हता की है गर्मामय स्थिति। और इसको पहचानने वाला कौन है? मानव है ना। मानव इसको पहचानता है, और यही मानव में गर्मा है कि इसको वो पहचान सकता है। इसके मूल में, इस पहचान के मूल में जानने मानने का पुट रहता ही है ना। तो उसमें जानना मानना उसके मूल में बना ही रहता है। यदि हम ठीक से नहीं जान पाते हैं तो हम पहचानने में एरर कर देते हैं, फलस्वरूप उनके साथ व्यवहार करने में गलती हो जाती है। इसीलिए कई बार बाबा बोलते हैं कि मानव अभी जो है पानी को भी ठीक से नहीं पहचान पाया। इस अर्थ में कि पानी जो है इस धरती की प्यास बुझाने के लिए, केवल मानव की नहीं, पेड़ पौधों की भी, पशु पक्षियों की भी, यदि बाबा कहते हैं यदि इसका हमें बोध हो पाता, ठीक से जाना होता, तो जिस तरह से हमने पानी को, रेन वाटर को आकर के हम इसको गटर में जाने देते हैं, और फिर जो हम पढ़ रहे थे पहले कि हम फिर पाताली स्रोत अर्थात जो अंडरग्राउंड वाटर है उन पर अपने को डिपेंडेंट बना लिए हैं। इससे पता लगता है कि हम मानव ठीक से, क्योंकि हर पहचानने के मूल में जानने मानने का पुट रहता है, हम ठीक से पानी की व्यवस्था को भी अभी जान नहीं पाए। इसके मूल में जानना मानना का पुट ही रहता है, क्योंकि मानव में जो बेसिक क्रिया है वो जानना मानना है, उसके आधार पर पहचानना निर्वाह करना हो रहा है।
इसी प्रकार प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोशाओं का रचना निश्चित रहना होता है। तो अब अभी तक पदार्थ की बात कर रहे थे कि पदार्थ में हर परमाणु का अपना एक एक आचरण निश्चित है। उन निश्चित आचरण के आधार पर ही उनकी प्रजातियों को हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, निकल, इस तरह की पहचान। इसी प्रकार प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोशाओं का रचना निश्चित रहना होता है। ऐसे यदि प्राण जगत को देखें, वनस्पति जगत को देखें, तो उनमें प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में प्राण कोशाओं की रचना निश्चित रहती है। इसका प्रमाण ही है अनेक प्रजातियों की वनस्पतियों की रचना। इन सब में बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज तक अनुप्राणित रहना, अर्थात एक बीज से वृक्ष तक प्रेरणाएं और फिर वृक्ष से बीज तक प्रेरणाएं उन्हीं बीज वृक्ष में समाई रहती है। ये भी एक मजेदार बात है। जब प्रदीप भाई का सेशन हो रहा था तो किसी ने पूछा कि भैया इस कठिनपूर्ण जीवन में आशा, विचार, इच्छा कैसे होने लगता है, या चयन, आस्वादन कैसे करता है। तो बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया था कि ये हमारी अभी तक की जो भौतिक रासायनिक जगत को हम परमाणुओं के आधार पर पहचानते हैं, इसलिए कल्पना नहीं जाती। बट थोड़ा सा भी यदि हम सोचें तो अब इस पर ध्यान जाता है कितनी अमेजिंग बात है कि एक आम की गुठली जो है, आम का बीज है ना, या नीम का बीज, या है ना सीताफल का बीज, वो कैसे उसी मिट्टी में हम अलग अलग आम का, नीम का बीज लगाएं एक ही मिट्टी में, तो वो बीज कैसे चुनाव करता है अलग अलग तत्वों का। तो जो चयन क्रिया की आंशिकता वहां दिखाई दे रही है। तो ये कोई बहुत अजरज की बात नहीं है, हमारी कल्पना उस दिशा में नहीं गई है ना कि एक परमाणु कैसे चयन करने लगेगा, कैसे आस्वादन करने लगेगा, कैसे विचार करने लगेगा। ये घटनाएं घटी रही हैं ना। और इन सब से एक लिंकेज भी पता चलता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जड़ ही चैतन्य हुआ है, क्योंकि मनोमय कोश की प्रवृत्ति, यदि जब कोश गठन भेद से जब परमाणु में विकास को बताते हैं तो मनोमय कोश प्राण जगत में देखने को मिलता है ना। तो क्यों, क्या, किस अर्थ में चयन होने लगा है प्राण जगत में, अपने ढंग से चयन करने लगा। इसी को जो एक और बात अपन देखते हैं कि पूरी माने प्रकृति में यदि एवोल्यूशन को देखते हैं एक और ढंग से, तो स्वतंत्रता की जर्नी है। तो परमाणुओं में सबसे कम स्वतंत्रता है। प्राण जगत में ये स्वतंत्रता आ गई कि अपने जो उसको तत्व चाहिए उन्हीं तत्वों को मिट्टी से चूज कर लेता है। तो जिस मिट्टी में लगाते हैं, आम अपने ढंग से चुनाव करता है अपने तत्वों का, नीम अपने ढंग से चुनाव करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आम को ये पता लगे कि 25 मीटर दूर पर है ना पानी अच्छा है, तत्व अच्छे हैं, तो वहां चल के चला जाए, है ना। रूट जितना जा पाती है जा पाती है। जीव अवस्था में क्या करता है, वो अनुकूल वातावरण के में मूव कर जाता है ना। जैसे अपन साइबेरियन बर्ड्स हैं, वो हजारों किलोमीटर चल के है ना आ जाती हैं भारत में, जब यहाँ पर अनुकूल वातावरण होता है। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि पदार्थ से प्राण अवस्था में कुछ जागृति हुई, माने एवोल्यूशन हुआ, है ना। जबकि ये विकास क्रम ही है। क्योंकि ये स्थिर नहीं रह पा रहा। तो विकास तो जीवन में ही है। तो ये जो प्राण जगत से जीव जगत में जब अपन देखते हैं तो ये पता लगता है अनुकूल वातावरण का चुनाव करता है। अब मानव में क्या विशेष घटना घट गई, जानने मानने के आधार पर मानव को अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नहीं जाना पड़ता है दूसरी जगह अनुकूल वातावरण की तलाश में, बल्कि वो स्वयं जहां रहता है वहां अनुकूल वातावरण को क्रिएट करने की क्षमता से संपन्न हो जाता है। इस तरह से भी एक हम एवोल्यूशन के प्रोसेस को देख सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से प्राण कोशाओं में अनेक प्रजातियों वनस्पति की रचना है। इन सब में बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज तक अनुप्राणित रहना, अर्थात एक बीज से वृक्ष तक प्रेरणाएं और वृक्ष से बीज तक प्रेरणाएं उन्हीं बीज वृक्ष में समाई रहती है। गजब की बात है कि एक आम का पेड़ लगाते हैं ना और एक बीज लगाते हैं, वो फलीभूत होता है और फल में फिर से एक बीज बन जाता है और उस बीज में फिर एक नए फल को, एक नए वृक्ष को बनाने की ताकत आ जाती है। तो इन्हीं उभय प्रकार की प्रेरणा में उन प्रजाति के वृक्षों के आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार हम मानव किसी भी वस्तु को सुदृढ़ रूप में पहचानते हैं, उसका आधार सुदृढ़ आवश्यकता भी ही रहता है। तो पदार्थ की बात की, प्राण अवस्था की बात की, अब जीव अवस्था की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार चींटी से हाथी तक, कुत्ते से बिल्ली तक,
गाय, बाघ, मुर्गी, कीट आदि के आचरण के बारे में मानव आश्वस्त हो गया है। क्यों हम आश्वस्त हैं? है ना? हम कोई मकान, अभी हम जिस अपने अपने घर में कमरों में बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि कल ये छत गिर जाएगी, है ना? क्योंकि हमें उसमें जो लोहा लगा है, जो है ना, जो सीमेंट लगा है, उस पर, उसके आचरण पर हमें भरोसा है। वो छुट्टी नहीं लेता कि आज संडे, आज छुट्टी मनाते हैं, है ना? और पता लगा संडे को सारी दीवार गिर गई। तो इसी क्यों? क्योंकि उनके आचरण की निश्चितता पाई जा रही, निरंतरता पाई जा रही है। इसी प्रकार चींटी से हाथी तक, कुत्ते से बिल्ली तक, गाय, बाघ, मुर्गी, कीट आदि के आचरण के बारे में मानव आश्वस्त हो गया है। इनके साथ आवश्यक विधि को मानव अपनाए भी है, क्योंकि आचरण के प्रति आश्वस्ति है, तो इनके साथ कैसे हम उपयोग करेंगे, इस विधि को पा जाता है। यह आवश्यक विधि मानवेतर, मानवेतर आता है जहां पे मानव से इतर अर्थात मानव के अलावा, तो इसके साथ यह आवश्यक विधि मानवेतर संसार तक प्रकारांतर से में संपन्न हुआ जैसा लगता भी है। अब मानव की बात करते हैं। जब उसी क्रम में मानव को पहचानने की स्थिति में आते हैं, तब हम संदिग्धता को महसूस करते हैं। अब यहां से गड़बड़ी शुरू हो गई। क्यों? कौन से मानव की बात कर रहे हैं? जो अभी जिसका आचरण निश्चित नहीं हुआ है। तो जब उसी क्रम में एक मानव जब दूसरे मानव को पहचानने की स्थिति में आता है, तब हम संदिग्धता को महसूस करते हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो बार बार लगता है यार, ये फिर डाउट आ जाता है लोगों में। लोग पार्टनरशिप करते हैं बिजनेसेस में, है ना, और हर कुछ दिनों के बाद उनको डाउट आता रहता है, चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि अभी मानव के आचरण के प्रति, हम जिस तरह से हम गाय, बिल्ली, है ना, पेड़, नीम के, आम के पेड़ के प्रति, लोहे चांदी के प्रति, आचरण के प्रति निश्चितता को पा गए हैं, स्थिरता को पा गए हैं, उसमें हम विश्वास कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से अभी हम मानव को पहचानने की स्थिति में नहीं आए हैं। हम संदिग्धता को महसूस करते हैं कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं। इस संदिग्धता के लिए मानव परंपरा में जातिगत, विचारगत, संप्रदायगत, पद और पैसा से संबंधित विधि से विवाद बना रहता है। तो इसमें बहुत सारी विविधताएं, क्योंकि हम जब मानव को ठीक से पहचान नहीं पाए, तो या तो हम उसको जाति के आधार पर, रूप के आधार पर, नस्ल के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वैचारिक मतभेद के आधार पर, पद के आधार पर, पैसे के आधार पर, इन विधियों से जब पहचानने जाते हैं, तो हम इसमें कोई सार्वभौमता का सूत्र नहीं मिलता। फलस्वरूप इन सब विधि से, संबंधित विधि से विवाद बना रहे। फलस्वरूप द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध प्रभावशील रहता है। प्रभावशील होने का तात्पर्य ये दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, है ना? तो द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, ये सब बना रहता है। अभी भी हम कोरोना में भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे, तो हमें लगा एक जाति विशेष ने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक से नहीं करते। तो हम मानव को ठीक से जब पहचान नहीं पाते, तो इन्हीं सब विधाओं से जब पहचानने जाते हैं, हाँ, और ये अमानवीयता की सीमा में जब तक मानव का आचरण निश्चित नहीं होता है, अर्थात वो जानने मानने, अर्थात और रूट में देखेंगे तो स्थिति ठीक नहीं होती है, तो गति में विविधता दिखाई देती रहती है, अनिश्चितता दिखाई देती है, और हम ठीक से विश्वासपूर्वक निर्वाह नहीं कर पा रहे, जी नहीं पा रहे। अब मानव की बात कर रहे हैं। मानव अपने को यदि मात्रा ही माने, तब भी क्या मानव की आवश्यकता स्पष्ट हुई? यदि ये मान भी ले कि मानव एक अपने आप में एक इकाई है, तो अभी क्या हम अपनी आवश्यकता के बारे में स्पष्ट हो पाए? केवल मात्रा ही मानकर सोचने पर भी ऐसा लगता है हम मानव स्वयं की आवश्यकता को निर्धारित नहीं कर पाए। इसी कारण आवश्यकता अनिश्चित बनी रही, और आवश्यकता के आधार पर भी हम व्यवस्था की सार्वभौमता को, उसके ध्रुवों को, तो अब क्या कह रहे हैं? यदि हम ये भी मान लें कि मानव एक अपने आप में इकाई है, तो मात्रा मानकर सोचने पर भी ऐसा लगता है कि हम मानव स्वयं की आवश्यकता को निर्धारित नहीं कर पाए। इसी कारण आवश्यकता अनिश्चित बनी रही। तो हमें अभी, अब मानव को हम अपने को ही नहीं पहचानेंगे, जब इकाई को नहीं पहचानेंगे तो इकाई की आवश्यकताएं समझ में नहीं आ रही हैं, और आवश्यकता के आधार पर भी हम व्यवस्था की सार्वभौमता को, उसके ध्रुवों को
पहचान नहीं पाए, तो आवश्यकताओं को नहीं पहचान पाए और उनका ध्रुवीकृत नहीं कर पाए। मानवत्व का एक ध्रुव, मानव अपने आवश्यकता ही है, तो मानवत्व ही उसका एक ध्रुव है ना। इसको यदि हम आवश्यकता के रूप में पहचान पाएंगे, जो व्यवहार में, उत्पादन कार्य में, समाधान पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में प्रमाणित होता है। तो मानवत्व रूपी ध्रुव को पहचानने की जरूरत है। यदि हम मानवत्व रूपी ध्रुव को पहचान पाएंगे, तो मानव की आवश्यकता को पहचानने का मतलब है मानव का ठीक से अध्ययन होना, और जब मानव समझ में आता है तो उसकी आवश्यकता समझ में आती है, और प्रधान रूप में मानवीयता ही, मानवत्व, मानव का आचरण ही उसका ध्रुव बिंदु है। उसको पहचानना पड़ेगा, जिसका प्रमाण के व्यवहार में, उत्पादन में और समाधान पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में पता चलेगा, स्पष्ट होगा। मानव आवश्यकता स्वयं में सुस्पष्ट है। क्या है भाई मानव आवश्यकता? तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व। इसको मैं कई बार ऐसे भी बोलता हूँ कि अपने में जांच के देखिए, समाधान चाहिए नहीं चाहिए, समृद्धि चाहिए नहीं चाहिए, अभयता चाहिए नहीं चाहिए, और सहस्तित्व चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये अपने में आवश्यकताओं को जब आंसर इसका यही निकलता है कि हर मानव को, हर परिवार को समाधान, समृद्धि चाहिए। समाज में, परिवारों के बीच में ही अभय प्रमाणित होता है ना। व्यक्ति के रूप में अभयता जीवन के अमृत के साथ है, और परंपरा में अभयता जो शिक्षा की उपलब्धता, विनिमय की उपलब्धता ना, और न्याय की उपलब्धता होने के आधार पर ही हो पाती है। इस तरह से मानव की आवश्यकता स्वयं में सुस्पष्ट है। इसका प्रमाण मूल चरित्र नैतिकता रूपी मानवीय आचरण पूर्वक सफल होता है। तो बढ़िया, इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा? मानवत्व क्या है? तो मूल चरित्र और नैतिकता। तो जब मानवीय आचरण की बात कर रहे हैं तो उसको 3 सेक्शन में बात करते हैं, मूल्य के रूप में, चरित्र के रूप में और नैतिकता के रूप में। और फिर बाबा कह रहे हैं इसको प्रयोग करके देखा गया ना, यह आदर्शवाद और भौतिकवाद विधि से प्रमाणित होता नहीं है ना। इसलिए यही अर्थात सहअस्तित्ववादी विधि से मानव लक्ष्य और आचरण अध्ययन। तो आदर्शवाद, ये सुबह भी काफ़ी स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षण कराया था बाबा ने, और अभी फिर से स्पष्ट कर रहे हैं कि यह इन 2 विधाओं से हमने करके देखा है, इससे पूरा पड़ता नहीं है। इसलिए यही अर्थात सहअस्तित्ववादी विधि से मानव लक्ष्य और आचरण अध्ययन सुलभ है। इसे सार्वभौम रूप से अथवा सर्व मानव में सफल करना ही अथवा होना ही जागृत मानव परंपरा का वैभव है। तो अध्ययन सुलभ तो हो जाएगा इंडिविजुअली, लेकिन इसको जो सार्वभौम रूप में करना होगा सफल, उसी आधार पर मानव, जागृत मानव परंपरा वैभवित हो पाएगी। तो मूल चरित्र नैतिकता को प्रमाणित करने के रूप में मानव अपने से कुछ ना कुछ करता ही रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मूल चरित्र नैतिकता मानव प्रमाणित करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, मानव ये करता ही रहा है, कुछ ना कुछ करता ही रहा है। क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि मानव आवश्यकता के अर्थ में यह सब करना हो जाए। ऐसा निश्चय हर व्यक्ति कर सकता है। किसी आयु के अनंतर ऐसा निश्चय होने की आवश्यकता महसूस होती हुई ही देखने को मिलती है, और ऐसा किसी एक आयु के बाद ना ये लगता ही है कि मेरे में स्थिरता आ जाए, मेरे आचरण में, मेरे में भी और दूसरों के में भी, जिनसे हम उनके आचरण को ठीक से पहचान पाएँ और एक व्यवस्थित ढंग से विश्वस्त पूर्वक, आश्वस्ति पूर्वक हम कार्य व्यवहार कर पाएँ। तो सर्वाधिक मानव 12 से 14 वर्ष के आयु से 20 वर्ष के आयु के बीच सर्वाधिक रूप में, सर्वाधिक मानसिकता के रूप में समाज में न्याय, सबके अनुकूल व्यवस्था, सबको सुख मिलने की अपेक्षा ये बनाए रहता है। कितनी सुंदर बात है। और ये हम अपने अपने में भी अपन देख लें, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो है ना 30s 40s के आसपास का भी हो सकता है। बट यदि हम बच्चों में, माने एक प्रौढ़ अवस्था में है ना, एडल्ट एज में 12 से 14 से 20 साल के वर्ष में अपने को भी यदि अपन देखेंगे, तो हम सब में ये बहुत अधिक मानसिकता बनी रहती है कि कैसे समाज में न्याय होना चाहिए। और इसको लोग बहुत फील करते हैं, स्पेशली जो IAS है ना, BSc, BCom, BA या इंजीनियरिंग के बच्चे जो 21-22 साल के हैं, जब वो इस तरह के IAS का जॉब लेने का ट्राई करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, या किन्हीं
प्राइवेट कंपनीज में भी काम करना चाहते हैं या एनजीओ में भागीदारी करते हैं, तो उनमें मानसिकता में ये रहता है कि क्या क्यों आना चाहते, बोलते नहीं हम कुछ न्याय करना, समाज में न्याय होना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो सबके लिए अनुकूल हो, सबको सुख मिल सके, सबकी समृद्धि हो सके। ऐसा उद्गार एक बाबा कह रहे हैं कि एक सामान्य सर्वे करें तो सर्वाधिक मानव में इस उम्र में देता है, परंतु इस मानसिकता की किसी खेमे से जुड़कर सने सने हत्या हो जाती। अब यही मानसिकता जब किसी खेमे में जुड़ जाता है, खेमे का मतलब अब किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है ना, किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ गए ना, किसी एक वर्ग विशेष से जुड़ गए, तब किसी खेमे में जुड़कर सने सने उसकी हत्या हो जाती। मतलब अब ये विचार क्षीण होने लगा है, अर्थात एक कुंठित हो जाता है। क्या देख रहे हैं, एक उम्र 20 उम्र बढ़ने के साथ साथ, जिसको कई बार परिचय शिविरों में बोलते भी हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो अपेक्षाएं थी है ना, वो घट रही हैं कि बढ़ रही, जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, अब वो धीरे धीरे निराशा में बदल रही। क्या हो रहा है, ये जो एक अपेक्षा थी खुद भी करने की और समाज से अच्छा हो जाए, वो अब धीरे धीरे कम हो रही। तो जिस संप्रदाय वर्ग मानसिकता से प्रतिबद्ध रहते हैं अथवा मारे रहते हैं, उसी को हम सही मान लेते हैं, उचित मान लेते हैं। अब क्या हो गया, अब जैन जैन लोगों का ठीक होना चाहिए, भारतीय लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी खेमे में आ गए। तो पहले जो सबका शुभ होना चाहिए की जगह अब हमारे खेमे का सुख होना चाहिए, इधर चले गए। तो जो सार्वभौमता थी है ना, उसकी वो कम हो गई है ना। फलस्वरूप इससे होता क्या है, अपने ही संप्रदाय, अपने ही वर्ग, अपने ही धर्म, अपनी ही जाति को जब विशेष मान लेते हैं, तो अपनी जाति के लिए आरक्षण, ऐसे बहुत सारे ना चीज़ों में हम चल देते हैं। फलस्वरूप परस्परता में द्रोह विद्रोह वाली, शोषण युद्ध वाली बातों में तुल जाते हैं, और फिर ये उद्गार निकलने लगते हैं, इस वाली जाति को तो निपटा ही देना चाहिए, है ना, इन लोगों के साथ तो ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है। और इसके रूट में देखेंगे तो हम किसी न किसी वर्ग का पक्षधर हो जाते हैं, किसी न किसी जाति के पक्षधर हो जाते हैं, किसी न किसी भाषा के पक्षधर हो जाते हैं ना, किसी न किसी संप्रदाय के पक्षधर हो जाते हैं। सर्वमानव किसी आयु में सर्वाधिक लोगों के लिए, अर्थात सर्व मानव में शुभ चाहते रहे। इसके पुष्टि में सह अस्तित्व रूपी अध्ययन में इसकी संभावना सुलभ हुई। और ऐसा क्यों हुआ ये वर्ग में जाने का, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ये नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग एक समय ऐसा मान लेते हैं कि अब भैया चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है, सबका तो पता नहीं, अपना कुछ कर लो, है ना। तो जबकि सर्वमानव किसी आयु में, अर्थात जो 12 से 20 तक की आयु बताई, सर्वाधिक लोगों के लिए, अर्थात सर्वमानव में शुभ चाहते रहे। इसके पुष्टि में अब क्या हो रहा है, सहअस्तित्ववादी अध्ययन करने से इसकी संभावना एक बार फिर से बलवती होती है, ये संभव हो सकता है, ये ऐसे ही अपने को पता लगता है। अभी एक ही मानव किसी आयु तक सबका अथवा ज़्यादा लोगों का सुख चाहता, और कुछ अधिक आयु के अनंतर अपने परिवार स्वयं की सुविधा संग्रह पर तुल जाने के रूप में देखने को मिलता है। जो अभी अपन ने बात की, क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर पहले लगता था सबका शुभ हो, फिर लगता है कि भैया अपनी जाति वालों का, जैन वालों का ही शुभ हो जाए, तो जैन में दिगंबरों का ही सुख हो जाए। फिर ये लगता है बाकी छोड़ो भैया, अपने परिवार का सुख हो जाए। फिर उसके बाद अपने परिवार, अपने, और यहाँ तक कि स्वयं की सुविधा संग्रह पर तुल जाने के रूप में देखने को मिलता है। पहले अपने परिवार का, अपने भाई बहनों का भी सोचते थे, फिर लगता है भाई बहन तो ठीक है, अपने ही ठीक हो जाए। इस तरह से ये दिखाई देता है। माने क्या हो रहा है, आदमी की देखिए कितनी विडंबना है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो विशालता बढ़नी चाहिए थी आदमी के व्यक्तित्व में, प्रतिभा संपन्नता बढ़ रही है उम्र बढ़ने के साथ, और जो उसका व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए था, एक जो विशालता उसके विचारों में होनी चाहिए थी, बाबा ये कह रहे हैं कि सिंपल ऑब्जर्वेशन से दिखाई देता है कि जिस विशालता से शुरू करता है, माने 12 साल से 20 साल का बच्चा, उम्र बढ़ने के साथ साथ संकीर्णता की ओर चला जा रहा है बजाय विशालता के। ये हमारी परंपराओं का फेल्योर है, उसके सदकामना की हत्या हो गई। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए अब क्या किया जाए, जो हो रहा है वो तो ठीक है, अब कुछ करना होगा।
केवल समीक्षा से बात नहीं चलेगी। तो इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यस्थ दर्शन के अनुसार चेतना विकास मूल्य शिक्षा सुलभ अर्थात सह-अस्तित्ववादी शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने की आवश्यकता है। जैसा कि अनीता दीदी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। वो रायपुर में है ना इस तरह का अभिभावक विद्यालय चला रही हैं बहुत सालों से। जैसा कि उन्होंने बनाया कि लगभग 2011 से शुरू किया था, 8-9 साल हो गए हैं। और वो और उनकी टीम हाँ और भी हम सब साथियों के जो भी छोटा मोटा योगदान देते रहे, उन लोगों ने ये इस बार घोषणा ही की इसी मंच पर, है ना, कि जो भी बहनें भाई बहन इस तरह की चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लोक व्यापीकरण में काम करना चाहते हैं, प्राइमरी तक का सारा लिटरेचर उनके पास उपलब्ध है, ट्रेनिंग भी देंगे, आएंगे भी आवश्यकता पड़ने पर, है ना। तो इस तरह से हम सबको अपने समय का सदुपयोग भी करना चाहिए और इस तरह के चेतना विकास मूल्य शिक्षा, क्योंकि इसमें जो संतुलन को अब स्थापित करना है, ये जो बच्चों में जो विशालता का बढ़ना होना चाहिए उसकी जगह जो सिमटना हो रहा है, इसको यदि संतुलन बनाने के लिए हमें मध्यस्थ दर्शन अर्थात सह-अस्तित्ववाद के अनुसार चेतना विकास मूल्य शिक्षा को सुलभ अर्थात सह-अस्तित्ववादी शिक्षा के लोक व्यापीकरण की आवश्यकता है। तो हम सब भी महसूस करते हैं चारों अवस्था में संतुलित बिंदु में लाने के लिए सह-अस्तित्ववादी विधि को अपनाना ही होगा। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ कुछ लोगों से काम नहीं होगा। ये सह-अस्तित्ववादी काम का मतलब ये हम सबके मिलने जुलने के, क्योंकि हर मानव को ही है ना स्वयं में सुख का अनुभव करना है, अपनी सदुपयोगता पूर्वक ही आदमी सुखी होता है। तो कैसे हम सब लोग मिल कर के है ना अपने आसपास हमारे ही भाई बंधु लोग राजनीति में भी हैं, अच्छे पदों पर भी हैं, तो पदों के साथ वो न्याय भी कर सकें। इस तरह से इस बात को है ना, ये सह-अस्तित्ववादी शिक्षा का कैसे लोक व्यापीकरण हो, हम सब मुझे लगता है इसमें सोचते ही हैं और माने प्रयास पूर्वक है ना इस पर काम करेंगे। ऐसा अध्ययन से ये सब उदय होता ही है अपने में, इस तरह के चित्रण, और उस चित्रण के कैसे घटित कराया जाए उसके लिए विचार है ना और फिर प्रयास, ये सारा तो बहुत ही सुखद संभावनाएं ऐसा दिखाई दे रहा है कि सह-अस्तित्ववादी शिक्षा के लोक व्यापीकरण से इसकी संभावना है कि जो संकीर्णता जो जो विशालता के साथ मानव शुरू करता है उस विशालता को पाने में सफल हो जाए। सभी वस्तुएं अपने सूक्ष्म रूप में परमाणु के रूप में मूल मात्रा है, रचना के रूप में बड़े 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 छोटे इकाइयों के रूप में हमें उपलब्ध है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं ना भी पदार्थ जगत है, वो सारा का सारा मूल रूप तो उसमें परमाणु ही है। यही रचना के रूप में बड़े छोटे इकाइयों के रूप में हमें उपलब्ध है, खनिज के रूप में उपलब्ध है। इन उपलब्धि के साथ हमारे भविष्य की डोरी बंधी रहती है। क्या बात है। तो इस ये जो धरती है ना, जो है ना पहले अध्यायों में स्पष्ट हुआ ऊष्मा और धरती का संतुलन, तो इसके साथ इन उपलब्धि के साथ हमारे भविष्य की डोरी बंधी हुई है ना। आज हमने जो कुछ भी आचरण किया, कार्य व्यवहार किया, अव्यवस्था में आचरण किया, इसका फल परिणाम आज ना हो, वर्षों में भी हो, हमें भोगना ही पड़ेगा। तो कई बार परिणाम थोड़े दूर होते हैं, दूरगामी होते हैं, है ना, आज नहीं दिखाई देते। आज जंगल काटेंगे तो कल ही पानी, कल ही बरसात रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन दूरगामी परिणाम है, लेकिन हमें भोगना ही पड़ेगा। अब जब इसमें लिख रहे हैं हमें भोगना ही पड़ेगा, तो कुछ लोग सोचते हैं यार अपने को क्यों भोगना पड़ेगा, अपन तो ऑलरेडी 50 के हो गए, 70 के हो गए, 30 के हो गए, 30 साल तो धरती चलेगी, अपन तो निकल लेंगे तब तक। तो इसका मतलब है अभी हम अपने आप को शरीर ही माने हुए हैं। जीवन की अमृतता पता चलेगी तो पता लगेगा अपने को ही बार बार आना है भाई। इस धरती को बनाए रखने में अपने लिए अपन इस धरती को बना के रखना चाहते हैं। क्यों? तो ये जब बात कर रहे हैं तो मानव जाति की बात कर रहे हैं ना, तो हम मानव जाति को इसको भोगना पड़ेगा ये, क्योंकि नहीं तो हम बात करते हैं सह-अस्तित्ववादी और सोचने लगते हैं बहुत ही व्यक्तिवादी, है ना। तो लगता है नहीं यार क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल नहीं भी चलेगा तो 30 साल तो चल ही रहना यार, ऐसा वैज्ञानिक बोल रहे हैं, अपने को तो 30 साल ही और जीना है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं हम, आज हमने जो कुछ भी आचरण किया, कार्य व्यवहार किया, अव्यवस्था में आचरण किया, इसका फल परिणाम आज ना हो, वर्षों में भी हो, हमें भोगना ही पड़ेगा। हमें मतलब मानव जाति को भोगना ही पड़ेगा। और मानव के रूप में जीवन के अमृत को समझ में आने पे पता लगता है यही हमारी माने धरती जो है, इस पर
परंपरा बनी रहे, इसके अर्थ में यदि ये बिगड़ती है तो इसको हम सब भोगते ही हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और एक मज़ेदार बात इसी से मुझे ये समझ में आई या ये शेयर करने जैसी लगती है कि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया वो तो उसकी ज़िंदगी तो बढ़िया से निकल गई, है ना, बढ़िया खाया पिया एंजॉय किया, है ना, और कोई उसको ऐसा भी नहीं कह रहे कि उसको कोई तकलीफ हुई, बच्चे भी बढ़िया सेटल्ड हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, माने जिसको आजकल की भाषा में, भौतिक भाषा में अपन जो बढ़िया कह रहे हैं, तब भी भैया कुछ भी बढ़िया नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन ने शरीर जिस लिए लिया था, जो अनुभव पाने के लिए, जो निरंतर सुख को पाने के लिए प्रयास था, उसमें तो शून्य हो गया, तो फाइनली तो घाटे का ही सौदा रहा, है ना। तो अच्छा खाना पी के निकल जाना ये कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां नहीं है, क्योंकि फाइनली उपलब्धि तो मानव को ज्ञान की ही हो रही है, तभी उसकी निरंतरता बन रही है। और दूसरी स्थिति में देखें तो जो दूर से ऐसा दिखाई देता है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है दूसरों के साथ संबंध, ये तो बहुत निश्चित ही है कि यदि हम ज्ञान संपन्न नहीं हो पाते हैं तो संबंधों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं और अपने ही विचारों में उलझन बनी रहती है, और मूल रूप में वही समस्या है। तो विचारों में उलझन ही समस्या है, ना कि भौतिक सुख सुविधाएं। हमें भौतिक सुविधाएं सुख जैसा लगती हैं, ऐसा होता नहीं है, है ना। इसको भी अपने को बार बार अच्छे से जांचना चाहिए। तो इस प्रयत्न से यह भी समझ में आता है कि वर्तमान में हमें सदा सदा के लिए समझदार होना ही है। समझदार रहने के लिए आवश्यक है कि समझदारी परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील भी रहना है। यही मानव की स्थिति गति का मतलब है। तो हम यदि समझदार हो जाएं तो स्थिति में, तो गति में, समझदारी को मानव परंपरा में बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील भी रहना है। यही मानव की स्थिति गति का मतलब है। हर मात्रा में स्थिति गति एक स्वाभाविक क्रिया है। तो मानव भी एक मात्रा है, मतलब एक इकाई के रूप में है, तो हर मात्रा में स्थिति गति रहती है। तो इस तरह से मानव में भी स्थिति और गति एक स्वाभाविक क्रिया है। स्थिति गति के संयुक्त रूप में ही हर क्रिया को पहचाना जाता है। तो स्थिति छोड़ के गति के संयुक्त रूप में ही हर क्रिया को पहचाना जाता है। वस्तु के आचरण को पहचाना जाता है। गति में आचरण, स्थिति में फलन बना रहता है। यही यथा स्थिति का स्वरूप है। जब कह रहे हैं यथा स्थिति, तो स्थिति और गति, स्थिति में फलन, जैसे कोई परमाणु का गठन उसकी स्थिति है और उसका जो आचरण व्यक्त हो रहा है ध्वनि ताप विद्युत के रूप में, वो पता। जैसे, अच्छा उदाहरण दे ही रहे हैं, जैसे लोहे में कठोरता भौतिक आवश्यकता है, उसके स्थिति गति में इसका प्रमाण हो पाता है। लोहा का उपयोग करना उसका गतिशीलता का तात्पर्य हुआ। इसी आधार पर हम लोहे को उपयोग कर पाते हैं। जैसा मानव अपने शक्ति को, बल को प्रभावित कर लोहे का परीक्षण करता है, तभी लोहे के प्रति विश्वास हो पाता है, क्योंकि लोहे के आचरण को वो हर बार वैसा ही पाता है। इसमें मानव काफी सफल, तो लोहे के प्रति मानव काफी सफल हो चुका है। बहुत सारी वस्तुओं के साथ परीक्षण निरीक्षण किया जा चुका है। तो मानव ने बहुत सारी वस्तुओं के साथ, लोहा एक उदाहरण दिया, लोहा है, लकड़ी है, हम सब जानते ही हैं। बहुत सारी वस्तुओं के साथ परीक्षण निरीक्षण किया जा चुका है, निश्चय को पा गया, और इन सब के बारे में वो निश्चितता को पा गया है। इस निश्चयता के आधार पर अनेक प्रौद्योगिकी कार्यशील रहना देखा जा रहा है। इसको मैं मतलब ऐसे भी हम लोग चर्चाएं करते ही हैं कि क्या फ़ायदा हुआ हम यदि लोहे के आचरण को पहचान लिए। तो पहले भी तो हम घर बनाते थे, तो आप पहले के घर बनाते हुए देखेंगे। मुझे याद है जिन घरों में मैं रहता था, उसमें जो चूने की दीवार होती थी, है ना, तो काफ़ी मोटी दीवार थी, है ना। अब हम यदि लोहे के आचरण को समझ गए तो हम क्या कर रहे हैं कि उसमें हमें पता है कितना वजन उठा सकता है, तो हमने बड़ी बड़ी मंजिलें बना दी। ये एक अलग बात है जो प्रदीप भाई ने कही, मुझे बहुत बढ़िया लगी, कि पहले लोहा जो हजारों सालों में बनता है ना, और 100 साल में उसमें रस्ट लग के बर्बाद हो जाता है, और हम ज़मीन से निकाल निकाल के यूज कर रहे हैं। जबकि लकड़ी 50 साल में एक अच्छा पेड़ तैयार हो जाता है और 300-400 साल तक वो देता है। तो हमें इन सब चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि इनके आचरण को हम लोकल चीज़ों को कैसे उपयोग में करें। बट यहाँ ये कहने का मतलब है कि जैसे ही हम आचरण को, निश्चितता को पहचान लेते हैं, वो तो हमारा विवेक उदय नहीं हुआ, इसलिए हम दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। नियम को पहचानने से हम सदुपयोग भी कर सकते हैं चीज़ों का। जैसे लोहे का यदि हमें एक खनिज का रोल समझ में आ जाए,
पेट्रोल का रोल समझ में आ जाए, कोयले का ये समझ में आ जाए कि ये धरती की अपनी इंटरनल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो हम उसको बने रहने देंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये पता किसी प्रौद्योगिकी मान टेक्नोलॉजी में भागीदारी करने की इच्छा से ही तकनीकी शिक्षा को हम आचरण करते हैं। इसी आधार पर सारी टेक्नोलॉजी को हम आचरण में माने व्यवहार में ला पा रहे हैं और इसमें सार्थकता भी दिखाई पड़ती है। इसका प्रमाण अनेक लोग प्रौद्योगिकी में भागीदारी करते हैं, प्रौद्योगिकी विधा में अनेक लोग सफल होते हुए भी। अब ये मजेदार बात है, प्रौद्योगिकी में तो हम सफल हो गए, तो प्रौद्योगिकी विधा में अनेक लोग सफल होते हुए भी मन स्वस्थता में प्रमाणित होना अभी तक बना नहीं। तो प्रौद्योगिकी में हम भले ही सफल हो गए हैं, मन स्वस्थता में सफल नहीं हुए, क्योंकि प्रौद्योगिकी में सफल होना का मन स्वस्थता के सफल होने से लिंक नहीं है। मन स्वस्थता के विधा में प्रमाणित होने के लिए मानव को पहचानना प्रधान हो जाए। तो हम मटेरियल को पहचान लें, लोहे के आचरण को पहचान लें, है ना, लकड़ी के आचरण को पहचान लें, गाय घोड़े गधे बैल के आचरण को पहचान लें, इससे मन स्वस्थ होने वाला नहीं है। हम इनके आचरण को पहचान के इनके साथ व्यवसाय या नियम पूर्ण ढंग से, है ना, सुविधाओं को पा सकते हैं। मन की स्वस्थता के लिए तो मानव को पहचानना होगा। और जब अपन मानव कहते हैं तो ऐसा लगता है दूसरे को पहचानना, मैं भी मानव हूँ, मतलब अपने को पहचानना पड़ेगा, अर्थात अपने ही आशा विचार इच्छा, है ना, और संकल्प और प्रमाण, अपने में जो होने वाली क्रियाएं हैं, अर्थात जीवन और शरीर के संयुक्त स्वरूप को अपने को पहचानना होगा। तो मन स्वस्थता की विधा में प्रमाणित होने के लिए मानव को पहचानना प्रधान हो जाता है। मानव को पहचानने बिना, है ना, ये पहली बात से लिंक कर रहे हैं कि मानव से व्यवहार करने के लिए एक मानव को दूसरे मानव को पहचानना होगा। तो मानव को पहचाने बिना मन स्वस्थता का प्रमाण होता नहीं है। मानव का पहचानना समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ न्याय को प्रमाणित करने से ही होता है। न्याय अपने में संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में स्पष्ट होना पाया जाता है। तो मानव को पहचाने बिना, इसीलिए बाबा बार बार इतना जोर दे रहे हैं कि भैया मानव को नहीं पहचान पाए, है ना, यही एक चूक हो गई है ना। और कई बार ऐसा भी बाबा ने कहा है कि शिक्षा में मानव का अध्ययन हो जाना ही शिक्षा का मानवीयकरण है। क्या शानदार बात कह रहे हैं कि शिक्षा में मानव का अध्ययन हो जाना ही शिक्षा का मानवीयकरण है। वस्तुओं का अध्ययन अपन कर चुके हैं, लोहे पत्थर का अध्ययन कर चुके हैं, पेड़ पौधों के खूब वर्गीकरण हो गए हैं, जीव जानवरों को पहचान चुके हैं। अब यदि कोई एक चीज छूट रही है, वो है मानव का अध्ययन। तो इसके लिए अपने को शिक्षा में जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात की, मानव का अध्ययन होने से बहुत सारी चीजों में, विधाओं में परिवर्तन आएगा। तो मानव को पहचाने बिना इसके, और मानव को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे में ना मन स्वस्थ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन अपने को पहचाने बिना अपनी स्वस्थता, अपने में हार्मोनी स्टेब्लिश नहीं हो पाती। वही मानव में स्वस्थता का मतलब है, अर्थात आत्मा से अनुप्राणित बुद्धि चित्त वृत्ति और मन का हो जाना, यही मन स्वस्थता है। तो स्वयं मानवीयता पूर्ण, अब आगे कह रहे हैं कि कैसे होगा। तो मानव का पहचानना समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ न्याय को प्रमाणित करने से ही होता है। न्याय अपने में संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में स्पष्ट होना पाया जाता है। तो किसी ने पूछा था पहले सत्र में किसी में, ये अपनी तृप्ति और उभय तृप्ति क्या है। तो उभय तृप्ति का मतलब है दोनों पक्षों में तृप्ति का होना, परस्परता में तृप्ति। तो जब मैं व्यवहार करता हूँ तो जो दूसरे तक पूरकता उपयोगिता मेरी पहुँचती है, वहाँ से भी एक जो मूल्यांकन, परस्पर मूल्यांकन होता है, उसमें उभय तृप्ति की बात आती है। तो स्वयं मानवीयता पूर्ण आचरण किए बिना दूसरे मानव में मानवीय आचरण को पहचानना बना ही नहीं। ये और मजेदार बात है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो बाबा ये कह रहे हैं कि गुरु वो है जो शिष्य नहीं बनाता है बल्कि गुरु बनाता है ना। क्यों? क्योंकि जब कोई जिज्ञासु गुरु बनता है तभी सही अर्थों में वो गुरु को पहचानता है, और उसके बाद जो परस्पर मूल्यांकन होता है उसकी तृप्ति है, उसका उत्सव है। यहाँ ऐसी बात को कह रहे हैं
कि स्वयं मानवीयतापूर्ण आचरण किए बिना दूसरे मानव में मानवीय आचरण को पहचानना बना ही नहीं, है ना। तो जब स्वयं मानवीयतापूर्ण आचरण करते हैं तब दूसरे के मानवीयतापूर्ण आचरण का सम्मान कर पाते हैं, उससे कम में होता नहीं है। इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, एक छोटे प्रयोग की बात कर रहे हैं, कि एक व्यक्ति जो मानवीय आचरण करता है और दूसरा भी करता है। अब ये दो व्यक्ति हैं, दोनों मानवीय आचरण करते हैं। अब क्या होगा, इनकी परस्परता में कार्य व्यवहार को आकलित किया जाए और प्रयोग अनुसंधान को भी आकलित किया जाए तो मानवीय आचरण का मूल्यांकन परस्परता में हो। तो दोनों उभय तृप्ति को पाते हैं, दोनों एक दूसरे का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन परस्परता में ही होगा, ये स्पष्ट हो जाता है। इसी क्रम में अब दूसरी स्थिति लेते हैं। तो एक स्थिति तो ये ली कि दोनों मानवीयता आचरण से संपन्न है ना। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। इसी क्रम में आगे एक व्यक्ति तो मानवीय आचरण करता है और दूसरा करता नहीं। उस स्थिति में क्या होगा भाई, ये बहुत सारे लोगों का परिचय शिविरों में भी सवाल बना रहता है और ये भी रहता है कि यार हर बार मैं ही क्यों अच्छा बनूं, मतलब मैं ही क्यों मानवीयतापूर्ण आचरण करूं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसी क्रम में अब क्या हो रहा है, आगे एक व्यक्ति तो मानवीय आचरण करता है और दूसरा करता नहीं। उस स्थिति में जो मानवीय आचरण करने वाला है उसको स्वयं में विश्वास रहता है, वो अपने में विश्वस्त रहता है, सुख को अनुभव करता है। तो इसलिए मानवीय आचरण हमें करना, कोई करे या ना करे, क्योंकि ये अपनी तृप्ति का स्वरूप है ना करने वाले में, अब जो मानवीय आचरण नहीं कर पा रहा है उसमें स्वयं में विश्वास रहता नहीं ना। तो ये कोई बंधन की बात नहीं है, स्वतंत्रता की बात है, चॉइस की बात है ना। क्योंकि जब मैं मानवीयतापूर्ण आचरण करता हूं तो ये अपनी तृप्ति के लिए कर रहा हूं, है ना। अब देखिए तीसरी स्थिति, तो पहली स्थिति थी दोनों मानवीय आचरण से संपन्न, दूसरी स्थिति एक व्यक्ति मानवीय आचरण से संपन्न, दूसरा मानवीय आचरण से संपन्न नहीं है। तीसरी स्थिति, अब तीसरी स्थिति यही है कि दोनों ही मानवीय आचरण नहीं करते। अब क्या होगा उनके संवादों में, तब व्यसनों के संवाद में व्यसनों में सहमत होने की बात आती है। तो अब बात आती है मिलके शोषण कैसे करेंगे ना। यदि कहीं पे तालमेल बनता भी है तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, है ना, चलो कहीं घूमने जाते हैं तो जो मनोरंजन के लिए अर्थात जो भोग व्यसन है उन, तब उन्हीं व्यसनों के संवाद में व्यसनों में सहमत होने की बात आती है। आपराधिक कार्य, आपराधिक विचारों में कुछ कुछ सहमत और असहमत होने वाली स्थिति आती है। अच्छा, मजेदार बात है कि आपराधिक कार्यक्रम या विषयों में लगा हर चीज में सहमत होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रिय हित लाभ दो व्यक्तियों का समान होता ही नहीं है ना। लगा कुछ समय के लिए समानता जैसी लगती है, उसका टूट जाती है ना। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो कुछ देर के बाद आपको अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि शरीर सापेक्ष है और शरीर हमारे समान है नहीं। इस प्रकार बस माने बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रकार जांचने से कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। तो जब दो व्यक्ति जो कि आपस में दोनों ही मानवीयतापूर्ण आचरण में नहीं है तो कुछ निकल के आता नहीं। उक्त घटनाओं कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाते, सार्थक निष्कर्ष नहीं निकल पाते, निश्चयन नहीं हो पाता। जिसको मैं कह रहा था कि अमानवीयता का बहुत अच्छा सर्वे भी कर लें, बढ़िया डेटा शीट बना लें, 10,000 लोगों का सर्वे करें तो यही निष्कर्ष आएगा कि मानव तो भोगवादी है ना, भोग को ही करना चाहता है। इस तरह के उल्टे पुल्टे निष्कर्ष आ जाते हैं। तो उसमें तो ये भी पता नहीं चलेगा, है ना, जो मुझे अच्छा लगता है उदाहरण के सबका सर्वे करें और पूछें भैया कितने लोग गुस्सा करते हो, क्रोध कितने लोगों को आता है, तो आपका सर्वे में आप 1 लाख 10 लाख लोगों का सर्वे करोगे, पता लगा 9 लाख से अधिक लोग, 95%, 99% से अधिक लोग तो गुस्सा करते हैं। तो यदि आज की वैज्ञानिक मानसिकता से आकलन करें तो ये निष्कर्ष निकल आएगा कि गुस्सा करना मानवीय स्वभाव है। क्यों? क्योंकि प्रचलित मानव गुस्सा करता हुआ पाया जाता है। अब दूसरे ढंग से देखें तो बाबा कह रहे तो अमानवीय स्वभाव है, स्नेह करना मानवीय स्वभाव है, प्रेम पूर्वक जीना मानवीय स्वभाव है ना, एक दूसरे का पूरक होना मानवीय। और यहाँ तो अपन का निकल के आ रहा है भैया गुस्सा करना, क्योंकि सब कर रहे हैं। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि ये स्वभाव नहीं है? क्योंकि क्रोध में खुद भी आदमी रहना नहीं चाहता, उस स्वभाव उसको कह रहे हैं जो मुझे स्वीकृत भाव है। तो ये तो ऐसा भाव है जो ना मुझे स्वीकृत है, दूसरे को तो स्वीकृत है ही नहीं। इसलिए अमानवीयता में जीते हुए भी लोग, जिसको कहा था कि भ्रमित मानव, जैसे वो अंश भी व्यवस्था में होना चाहता है और भ्रमित मानव भी व्यवस्था का ही पक्षधर है,
तो ये पता लगता है कि आज भले ही वो गुस्सा करता है, लेकिन हर आदमी यदि उसी से दूसरा सवाल पूछा जाए कि तुम इससे फ्री होना चाहते हो, तो बिल्कुल यही बोलता है, भैया इससे निजात पाना चाहता हूँ, है ना। तब जाके वो वही पूछ पाएगा जिसको मानवीयता की कुछ खुशबू आई हुई है ना। तो फिर ये पता चलेगा कि ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये मानवीय अपेक्षा में अमानवीय स्वभाव है। तो उक्त घटनाओं से तो यदि हम अमानवीयता का अध्ययन करते हैं भैया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाते। इसीलिए आज के जितने भी मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण होते हैं, इससे उल्टे पुल्टे निष्कर्ष निकलते रहते हैं। तो सर्वेक्षण ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, ऑब्जर्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है इसमें गलती हो रही है। उक्त घटनाओं से हमें पता लगता है कि हर जागृत मानव अपने में व्यवस्था रूपी आचरण पूर्वक ही अपनी पहचान बनाए रखता है। यही यथास्थिति का, अब यहां से मानव की यथास्थिति का निश्चयन हो रहा है क्या, कि हर जागृत मानव अपने में व्यवस्था रूपी आचरण पूर्वक ही अपनी पहचान बनाए रखता है। यथा स्थितियों का निश्चयन विधि से हम यह अध्ययन कर चुके हैं। हाँ, क्या अध्ययन कर चुके हैं कि पदार्थ अवस्था का निश्चयन प्राण अवस्था जीव अवस्था का निश्चयन विधियां विश्वास योग्य हो चुकी हैं। तो हम पदार्थ प्राण और जीव अवस्थाओं में तो निश्चयन कर चुके हैं और उससे हम विश्वस्त हो गए हैं, विश्वास को पा गए। मानव अभी तक इन तीनों अवस्थाओं में विश्वास किया है, उसी के आधार पर अपने ढंग से सफलता भी पाया है। अपने ढंग का क्या मतलब, अपने ढंग से सफलता पाया मतलब, अपने ढंग का मतलब सुविधा संग्रह सुविधा के अर्थ में सफलता को प्राप्त कर चुका है। तो कितना अच्छा, इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि अध्ययन करते समय किताबों का होना, अभी तो अपन पठन ही कर रहे हैं, पठन में किताबों का होना बहुत जरूरी है। बिना किताब के जब हम पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये हम अपने तर्क लगा रहे हैं, जिस इसमें इसके बावजूद भी मैं भी अपने बहुत सारे तर्क लगा रहा हूं, बट बाबा के जब तर्क को देखते हैं, एक जागृत व्यक्ति किस तरह से सिंपल भाषा में उन तर्कों को रख रहा है, तो हमारा ध्यान आकर्षण हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सत्र अपन कर रहे हैं, मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी से, अभी तो अपन पढ़ ही रहे हैं पेज वाइज, इस सत्र होने के बाद कम से कम 1-2 बार इन्हीं पेजों को फिर से हम पढ़ें और अपने ही मन को, विचार को, विश्लेषण को, तुलन को, चित्रण को इसमें सजोएं। हाँ, तो अपने में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। क्योंकि अभी तक तो क्या कह रहे हैं कि जो मानव अपने ढंग से सफलता पा गया, किसमें, मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे पशु पक्षियों के साथ। क्या मतलब हुआ अपने ढंग का, अपने ढंग का मतलब संग्रह शुद्धता के अर्थ में सफलता को पा चुका है, मना स्वस्थता के अर्थ में नहीं। भले ही, और उसमें भी क्या हुआ, भले ही सबको सुविधा संग्रह सुविधा ना मिला हो। इस प्रकार हम मानव अपने आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में परिपक्वता विधि से प्रमाणित करने के क्रम में ही अखंड समाज तक पहुंचने की भावना है। यदि हम सही अर्थों में अपने में देखेंगे हम क्या चाहते हैं, आवश्यकता क्या है, तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे ही कि हमें फाइनली ना अखंड समाज तक पहुँचने की संभावना है, या यही हम चाहते हैं। अखंड समाज सूत्र सार्थक होने के उपरांत ही सार्वभौम व्यवस्था व्याख्यात होता है। तो जब तक हमारे में, देखिए, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था। तो जब तक मानव अपने में अखंडता को नहीं महसूस करता है समाज के रूप में, तब तक सार्वभौम व्यवस्था नहीं हो पाती है। तब जब तक समाज भाषा, जाति, रंग, संप्रदाय, वर्ग इन सब में बटा हुआ है, तब तक ये बात नहीं बन पाती है। तो अखंड समाज सूत्र सार्थक होने के उपरांत ही सार्वभौम व्यवस्था व्याख्यात होती है। यही विज्ञान और विवेक का सार्थक कारगर स्वरूप होगी। इस क्रम में हमारे ध्यान देने का मुद्दा मानव, मानवत्व, मानवीयतापूर्ण आचरण, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या का अध्ययन है। तो इस तरह से सारा अध्ययन, अखंड समाज सूत्र सार्थक होने के उपरांत ही सार्वभौम व्यवस्था व्याख्यात होगी। यही विज्ञान और विवेक का सार्थक कारगर स्वरूप है। यहाँ पर ही अब विज्ञान और विवेक, जिसको बार बार विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक कहते हैं, तो यहाँ पर ही अब विज्ञान और विवेक का परस्परता में पूरकता विधि से, क्योंकि विवेक का मतलब जो अपन ने चर्चा की थी सुबह, विवेक का मतलब है लक्ष्य स्पष्ट हो गया। लक्ष्य स्पष्ट हो गया है ना, सभी का समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व या अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। अब विज्ञान
कैसे हमें इन वस्तुओं का उपयोग सदुपयोग करना है, यहाँ से वहाँ तक का दिशा निर्धारण कैसे हो, इसके लिए दोनों मिलकर के सार्थक और कारगर स्वरूप हो पाएगा। इस क्रम में हमारे ध्यान देने का मुद्दा मानव मानवत्व मानवीयतापूर्ण आचरण। तो हमें क्या ध्यान देना है? मानव का अध्ययन हो जाए, मानवत्व स्पष्ट हो जाए, मानव तत्व क्या है, स्वभाव क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट हो जाए, अखंड समाज स्पष्ट हो जाए, सार्वभौम व्यवस्था का सूत्र रूप क्या है और व्याख्या का स्वरूप क्या है, अर्थात जीने का स्वरूप क्या है, ये स्पष्ट हो जाए। इन अध्ययन कार्यों में एक प्रधान मुद्दा यह है, हर मानव का क्या प्रयोजन है। अब अपने को एक इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि भाई हमारा प्रयोजन क्या है, हर मानव का प्रयोजन क्या है। फिर लिख रहे हैं हर मानव का प्रयोजन यही है आचरण में निष्ठा। इसको संकल्प की बात कर रहे थे, है ना, आचरण में निष्ठा अध्ययनगामी विधि से और उसमें स्थिरता संकल्पित हो जाना अनुभव मूलक विधि से। तो यही मानव का प्रयोजन है, क्योंकि ऐसा होने से ही प्रयोजन का मतलब जो उसका धर्म है वो सफल हो जाए। मानव सुख धर्मी है तो वो सफल हो जाए। इसके बाद तो स्वयं सुखी हो गया। इसके बाद क्या प्रयोजन है? इसके अनंतर मन इसके बाद प्रयोजन है व्यवस्था में प्रमाण आचरण, व्यवस्था में प्रमाण आचरण का। अब स्वयं यदि सफल हो गए तो उसका प्रमाण कहाँ पे देना है? परंपरा में, व्यवस्था में। इसके बाद प्रयोजन की अंतिम ऊंचाई क्या है? सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित करना, उसमें अपनी को व्यक्त करना। तो स्वयं सुखी होना, जिसको कह रहे हैं क्रिया पूर्णता, उसका प्रमाण पहला कहाँ देना? व्यवस्था में, परिवार रूपी व्यवस्था में। और उसकी अंतिम सफलता ऊंचाई क्या है? अखंड समाज सार्वभौम रूपी व्यवस्था को स्थापित कर अपने योगदान, अपनी को निभाना। इस तरह से गठन पूर्णता हो चुकी है। क्रिया पूर्णता के फलस्वरूप स्वयं सुख संपन्न हो जाना और आचरण पूर्णता में उसका कल्मिनेशन या उसकी हाइट या उसकी सार्थकता या उसका प्रयोजन या उसका प्रमाण को प्रस्तुत कर देना। इस तरह से इसकी बात कर रहे हैं। तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। अभी मानव, अब अभी की क्या बात है? अभी मानव सबको पहचानते हुए मानव को पहचानने की विधा में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। एक तरफ तो हम बहुत सफल हो गए वैज्ञानिक जगत में, है ना। हमसे ये पूछ लो सूरज यहाँ से कितनी दूर है, चांद कितनी दूर है, कैसे सैटेलाइट भेजेंगे, है ना। और अब तो हम एक एक, है ना, हमारे पास ऐसे यंत्र आ गए हैं। और अब तो आरोग्य सेतु लगा दो, आप अपने घर से बाहर कदम रखोगे तो उस पर सूचना मिल जाएगी कंट्रोल रूम में कि आप बाहर निकल गए, है ना। तो इतना हम सबको पहचान गए बहुत सारी चीज़ों, लेकिन अपने ही घर में अपनी पत्नी को नहीं पहचान, अपने ही बच्चे को नहीं पहचान, मतलब उसको समझते नहीं है, अपने ही माता पिता की अपेक्षाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या विडंबना है। तो अभी मानव सबको पहचानते हुए भी मानव को पहचानने की विधा में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है ना। तो ऐसे सर्वाधिक हम पिछड़ गए। इसकी भरपाई ज्ञान विज्ञान विवेकपूर्ण कार्य व्यवहार से ही कर सकते, और कोई तरीका नहीं है। इसके लिए ज्ञान विज्ञान विवेकपूर्ण कार्य व्यवहार से ही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों अवस्था की इकाइयों में अपने त्वा सहित व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित हुई। तीनों इकाइयां, जो तीनों ही व्यवस्थाएं हैं, तीनों ही अवस्थाएं, पदार्थ, प्राण और जीव जगत, वो त्वा सहित व्यवस्था को कैसे प्रमाणित कर चुकी हैं? क्योंकि वो व्यवस्था में भागीदारी कर रही हैं, उससे और समृद्धि को बढ़ी है। और इसी के फलन में आगे दे रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है कि उन्होंने व्यवस्था में भागीदारी की? क्योंकि इसी के फलन में मानव मनाकार को साकार करने में सफल हुआ। इसी के फलन में, क्योंकि उनका निश्चित आचरण है, हम उसको उपयोग कर पाए, अपने मनाकार को साकार कर। अर्थात लोहा अपने व्यवस्था में अचूक रहा, कोई गलती करता नहीं है। मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु सब अपने अपने आचरण में अचूक रहते ही हैं। इसी आधार पर मानव इनके साथ अपने सामाजिक महत्वाकांक्षाओं संबंधी प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अथवा उत्पादन को समृद्ध बना पाया, है ना। इसीलिए ऐसा हो पाया, हम इन सब का उपयोग कर पाए। यदि ये सब, क्या बात है, मानव जैसा परस्पर झगड़ालू,
मतभेद, विरोध, विद्रोह करने लगते तब क्या होता? यदि लोहा सीमेंट से झगड़ने लगता, है ना, सोना और चांदी में विवाद हो जाता, है ना, मिट्टी और पत्थर, पानी बोलता नहीं अब तो हम प्यास नहीं बुझाएंगे, ये आदमी तो बहुत उल्टा पुल्टा करता है, ये तो पानी पिएगा तो गले में आग लग जाएगी इसकी, ऐसा परस्पर झगड़ालू मतभेद विद्रोह करने लगता। बाबा कई बार बहुत ही संवेदनशील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होता, है ना। तो यदि इसी प्रकार अन्य प्रकृति भी अपने आचरण में स्थिरता निश्चयता नहीं रखती तो क्या होता, है ना। तो किसी भी मानव का मनाकार को साकार करने की संभावना ही नहीं रहती। आप आज मकान बना के जाते और कल एक एक पिलर बोलता कि नहीं 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 यार आज मन नहीं है भाई, आज वजन नहीं उठाएंगे, बहुत हो गया, आज तो संडे है, छुट्टी है, और पूरा गिर जाती, तो हमारा मनाकार कैसे साकार होता। तो किसी भी मनाकार को, किसी भी मानव का मनाकार साकार करने की संभावना नहीं रहती। तो ये निश्चित आचरण की वजह से ही हो रही है। और एक बहुत ही माने जैसे कह रहे हैं ना कि एक 100वीं चोट लगा रहे हैं कि भैया इस सब को देख के भी समझ जाओ, मानव को अपनी आचरण को स्थिर करना होगा, निश्चित करना होगा। क्रमागत विधि से तीनों अवस्थाएं अपनी अपनी यथास्थिति के अनुसार निश्चित आचरण के रूप में प्रकट रहना मानव के लिए सार्थक रूप बनी। हाँ, तो ये मानव के लिए सार्थकता हो गई कि सभी अपने अपने यथास्थिति के अनुसार निश्चित आचरण के रूप में प्रकट करना तीनों अवस्थाओं का, ये मानव के लिए सार्थक हुआ। परंतु मानव अन्य प्रकृति के साथ जीकर मना स्वस्थता को प्रमाणित नहीं कर ही नहीं पाया। प्रमाणित किए बिना मानव का मानवेतर सभी प्रकृति के साथ पूरक होना संभव है ही नहीं। तो मना स्वस्थता के बिना ये पूरकता संभव नहीं है। इतना ही नहीं, मानव के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना बनता ही नहीं। ये बहुत ही मार्मिक स्टेटमेंट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये क्रक्स है, क्या कह रहे हैं कि फाइनली मानव के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना बनता ही नहीं है। और जितने भी आज के एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि हम प्रकृति के प्रदूषण को रोक देंगे, मानव जब तक मानव के साथ पूरक नहीं होगा, प्रकृति के साथ पूरक होना कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमें मानव को पहले मानव के साथ पूरक होना होगा, अर्थात मानव को संस्कारित करना होगा शिक्षा संस्कार विधि से। उसके मूल में स्वयं को संस्कारित होना होगा, उसके मूल में मानव का अध्ययन होना होगा। अभी जितने एनवायरमेंटलिस्ट हैं बिना मानव का अध्ययन किए हुए, उनको लगता है पॉलिसी मेकिंग से, नए नियम कानून बना देने से हम प्रकृति के साथ अच्छे से जी पाएंगे। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मानव के साथ पहले मानव के साथ पूरक होगा, उसके बाद ही हम अन्य प्रकृति के साथ पूरक हो पाएंगे। भाई ऐसा क्यों? ये बड़ा मजेदार है भाई, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यदि हम मानव के साथ पूरक नहीं हुए, अर्थात अपने को ही नहीं समझ पाए, अर्थात अपनी आवश्यकताओं को नहीं स्पष्ट कर पाए, अर्थात हमारे में ग्रीड अर्थात शरीर से सुखी होने का दबाव जब तक बना रहेगा, तब तक हम अपनी आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं निश्चित नहीं कर पाएंगे, फलस्वरूप प्रकृति पर दबाव बनाकर रखेंगे। इसलिए कितनी कारें चाहिए, कितना बड़ा मकान चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितनी ज्वेलरी चाहिए, कितना भोज है ना करना है, ये सारी चीज़ों का तय ही नहीं होगा यदि हम मानव को नहीं पहचानेंगे। और यदि ये तय नहीं होगा तो प्रकृति के साथ संतुलन संभव ही नहीं है। तो बिल्कुल एक ख्याली पुलाव है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक लेंगे बिना मानव का अध्ययन किए हुए। क्यों? क्योंकि मानव पर शरीर का दबाव है। जब तक जीवन को नहीं समझेगा, ज्ञान रूपी या अस्तित्व में व्यवस्था को नहीं समझेगा, जब और अपने को आप, क्योंकि हम भी अस्तित्व का हिस्सा हैं, तो स्वयं का अध्ययन पूरा हुए बिना, इसीलिए वो बात आती है कि मानव का अध्ययन ही शिक्षा का मानवीयकरण है या मानव का संस्कारित होने का मतलब है। इसलिए मुझे ये लाइन बहुत ही, और बाबा ने बोल्ड की हुई है, मानव के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना बनता ही नहीं। तो इससे एक और सूत्र निकलता है कि हमें अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की भी बात है। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी ऊर्जा है ना दूसरे कामों में लगाए हुए हैं,
तो जैसे जैसे ये स्पष्टता बनेगी, ये पता लगेगा पहला काम मानव को संस्कारित करना है, क्या संस्कार को ही ठीक करना होगा। तो अपनी ऊर्जा का, अपने ही आशा विचार इच्छा रूपी अपने ही तन मन धन को ठीक दिशा में नियोजित करने के लिए भी हमें इससे दिशा निर्देश मिल सकता है। इस पर मुझे लगता है हम सब लोग मनन, एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं बीच में, क्योंकि जब चर्चा कर रहे होते हैं तो बहुत सारा कमेंट्स को नहीं देखता हूँ, तो एक बार एक नज़र मार लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, ऑडियो ठीक है। अरे बीच में ऑडिबल था, अभी ठीक है वसुंधरा बहन? हरियर सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इस बात को, मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं तो क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बाबा की बात को पढ़ रहा हूँ, उसमें जो थोड़ा बहुत मनन हम लोगों ने तर्क लगाए हैं, मनन किया, उसको बता रहे हैं, है ना। तो बढ़िया, बहुत सरल लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे अपन इस शास्त्रों का यदि एक बार अध्ययन हो जाएगा तो ये एक्चुअली जितनी भी श्रेष्ठ चीज़ें होती हैं बहुत सिंपल होती हैं। एक जनरल सूत्र है, जनरल सिद्धांत भी है कि सच्चाइयाँ सहज होती हैं, सरल होती हैं, इसीलिए सब अपना पाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत सरल लग रहा है, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं, है ना। विद्या समझ में आए तो सत्य प्रकाश जी तो हमारे काफ़ी परम, हमारे बहुत पुराने शुभचिंतक में से हैं। बहुत ही बढ़िया भैया, है ना, और बहुत प्रयास करते रहते हैं हमेशा। बाबू नायक जी कह रहे हैं कि सही है, अभी तक के निर्णय तो चाहे व्यापार, फिल्म या गलती की बहुतायत को सर्वे में मान लिया जाता है, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक विधि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वी कैन नीड देम मैनी टाइम्स बाई एंड रीडिंग एज ए बाबा जी की। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो कर्म स्वतंत्रता का लक्ष्य ना मिलने, मानव को कल्पना एवं कर्म स्वतंत्रता का लक्ष्य ना मिलने से दुरुपयोग हुआ, ये बिल्कुल ठीक बात है ना, कि हम चूक गए, है ना, हमारी कल्पना में सच्चाइयाँ नहीं समा पाई, फलस्वरूप हमारी कर्म स्वतंत्रता को डायरेक्शन, सही दिशा नहीं मिल पाई। बहुत बढ़िया। तो तीनों अवस्थाओं को उजाड़ दिया इसीलिए हमने। दूसरा, धर्मों ने ईश्वर को अलकायदा करके मानव को मारने को ही अलकायदा यानी ईश्वर का कानून बोल दिया। अब इतना बड़ा चेंज कैसे? भैया बड़ा चेंज तो अपने में ही है ना। तो स्थिति और गति की बात है। तो गति का मतलब है दूसरों में चेंज हो जाना, या अपनी ही गति इस लायक हो जाए, तो बिल्कुल बढ़िया है। और सुबह का मेरा एक क्वेश्चन मिस भी हो गया था, किसी ने कहा था कि क्या अभ्यास करना है अपने को। तो अपने में जो मूल अभ्यास है, तो पहला अभ्यास तो है कि हम ठीक से सुन पाएँ, है ना, ठीक से चीज़ों को सुन पाएँ, है ना। हट जो अपना विचारों में हट है, और जो विचारों में जो हट वो तभी निकलता है जब हमारे आवेश कुछ कम होने लगते हैं, तो हमें, या जब हमें ये पता लगता है कि मेरे में ही कुछ सुधार होने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अपने में जैसे जैसे बदलेगा, है ना, चीज़ें बदलेंगी। और विपिन भाई कह रहे हैं क्या जड़ भी चयन करता है? बिल्कुल, है ना। जो प्राण अवस्था, तो जड़ जगत में ही अपन गिर रहे हैं, पदार्थ और प्राण को, और चैतन्य जगत में जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था को। तो ये तो बिल्कुल दिखाई देता है कि अलग अलग बीज अलग अलग चीज़ों का चुनाव करते हैं। तो चयन की बहुत ही पूर्ण स्वरूप ना वहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, और चैतन्य में वही बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जीवों में और मानव में तो चयन के साथ साथ विचार और इच्छा भी वो दिखने लगा है। बहुत बढ़िया। तो सह अस्तित्ववादी, अब आगे पढ़ते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मानव के साथ पूरक होने की ज़रूरत है, मानव का अध्ययन करने की ज़रूरत है। पहला प्रयास इन सूचनाओं को अपने में पचाना है, मानना नहीं है ना, अपने तर्कों को लगाना है। और इसमें इस बात को यदि अपन पाते हैं तो फिर दूसरा अभ्यास, इसको जीने में प्रयोग करने होंगे। इनका जैसे जैसे जीने में प्रयोग करेंगे, अपने को उससे होने वाली जो उपलब्धियां हैं, वैसा होने से फिर साक्षात्कार होना शुरू होगा, अवधारणाएं बनने शुरू होंगी। अवधारणाएं सने सने पुष्ट होंगी, है ना, जिसको कह रहे हैं बुद्धि में अवधारणा जो बनती है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जैसी सच्चाई है वैसा ही कंसेप्चुअल। अभी हमारा सच्चाई के विपरीत फ्रेमवर्क है। जैसे हमें लगता है कि हम बहुत सारे भोग से सुखी हो जाएंगे, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है।
तो धीरे धीरे मानवीयतापूर्ण आचरण से सुखी होंगे, इसका फ्रेमवर्क अपने में बनेगा। और इसके रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण के प्रयोग करने से, अभ्यास करने से, व्यवहार करने से ये जो अवधारणाएं हैं ये पुष्ट होंगी। एक पुष्ट होने, इसी को परिपुष्ट अनुमान भी कहते हैं। एक अवधारणाएं एक लेवल की पुष्ट होने के बाद हमारी आत्मा इस योग्य हो जाती है कि वो अनुभव करने में सक्षम हो जाती है व्यापक में, और फिर उसके बाद बुद्धि में चयन की क्रिया जीवन में दिखाई दे रही है उसका, क्योंकि जड़ ही चैतन्य हुआ है, इसलिए बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशनिंग को अपन देख पाएंगे, है ना। इसको इस अर्थ में बताया है कि कैसे इस बात को पता लगता है कि जड़ ही चैतन्य है। तो कोष गठन भेद को एक बार आप फिर से पढ़िए, है ना। वहाँ पर मानव व्यवहार दर्शन में सृष्टि दर्शन शायद चैप्टर 3 में कहीं है ना। और उस वाले को पाठक भैया ने अच्छे से रखा था, उसको एक बार देखिए और फिर उस पर और चर्चा कर सकते हैं। बहुत स्मूथ है, क्रमबद्ध तरीके से, अनुक्रम से चीजें घटित हो रही हैं, व्यक्त हो रही हैं, है ना। तो सहअस्तित्ववादी नजरिए से विज्ञान की क्रिया प्रक्रिया सार्थकता सुनिश्चित होती है। तो यदि सहअस्तित्ववादी नजरिए को हम पकड़ पाते हैं तो विज्ञान की क्रिया प्रक्रिया और विज्ञान की सार्थकता समझ में आने लगती है, क्योंकि सहअस्तित्ववादी विधि से विज्ञान का प्रयोजन मानव लक्ष्य सार्थक होने के लिए दिशा निर्धारित करना है। तो जो अपन ने बात की थी, मानव लक्ष्य विवेक है, और उसको सफल बनाने के लिए, उस प्रयोजन को, मानव लक्ष्य को सार्थक होने के लिए जो दिशा निर्धारण का काम है वो विज्ञान का काम है, वहां से उसकी सार्थकता आती है। तो मानव का लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व होने के कारण यह सर्व मानव में सार्थक होने की दिशा और शिक्षण के तौर तरीकों को निर्धारित करना ही विज्ञान और विवेक का प्रयोजन। तो कैसे होगा ये सफल? तो मानव का लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि अवय सहअस्तित्व के होने के कारण को पहचानना, और ये सर्व मानव में सार्थक कैसे हो इसकी दिशा के लिए शिक्षण तैयार प्रणालियाँ, इसके तौर तरीकों को निर्धारित करना, ये सब विज्ञान और विवेक। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की विधि से विज्ञान का महत्व, यहाँ से विज्ञान की महिमा, उसकी महत्व ना, ये स्पष्ट होता है। क्योंकि हम लोग पहले, याद है, हम अब तो शायद पता नहीं पूछते हैं कि नहीं, पहले बहुत कॉमन पूछा करते थे, इस साइंस गुण और एक कर्स, है ना, ये अपने आप में अभिशाप है कि वरदान है? क्योंकि विज्ञान अपने आप में अभिशाप वरदान नहीं है। विवेक के तहत विज्ञान वरदान है, विवेकहीन विज्ञान अभिशाप है ना। और विवेक सम्मत विज्ञान मानव के लिए वरदान है। तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की विधि से विज्ञान का महत्व है। इस विधि से विवेक और विज्ञान का नजरिया और कार्य दोनों स्पष्ट हुआ। यह इस आशय को भी स्पष्ट करता है कि मानव का आचरण निश्चित होने के पक्ष में विज्ञान विवेक के अर्थ में सार्थक हो जाए, है ना। ये बहुत ही बढ़िया है कि विज्ञान की सार्थकता लक्ष्य, मानव लक्ष्य को पहचानने के अर्थ में है, हथियार को बनाने के अर्थ में नहीं है ना। दारू के ठेके लगाने के अर्थ में नहीं है, ओपीएम की खेती करने के अर्थ में नहीं है, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो हमें निरर्थकता की दिखाई देंगी, और मानव लक्ष्य के पाने के लिए विज्ञान आवश्यक है, उस अर्थ में वो सफल है। और विवेक और विज्ञान फाइनली ज्ञान के अर्थ में होता है, और ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों ही सह अस्तित्व के अर्थ में हो जाए, ज्ञान सह अस्तित्व के अर्थ में सार्थक अर्थ में हो जाए, यही मुख्य बात है। यही अनुभव मूलक सह अस्तित्ववादी ज्ञान विज्ञान विवेक का अर्थ है। बढ़िया। तो एक बार फिर आगे लिख रहे हैं मात्रा, क्योंकि ये चैप्टर अपन काहे का पढ़ रहे हैं? मात्रा का ना। तो मात्रा मूल स्वरूप में एक व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ इकाई के रूप में पहचान। तो फिर से एक बार स्पष्ट कर रहे हैं, क्यों बार बार कह रहे हैं कि भैया परमाणु से नीचे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्रा का मूल स्वरूप तो स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ इकाई के रूप में पहचाना जाता है। ऐसा यह एक से अधिक अंशों के गठन के रूप में आरंभ होता है, एक अकेले अंश के रूप में नहीं, और उससे नीचे तो जाने की कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा यह एक से अधिक अंशों के गठन के रूप में आरंभ होता है, जिसका आकार अर्थात परिणाम निश्चित होता है ना। जिसका परिणाम निश्चित है। परिणाम किसको कह रहे हैं?
2 अंशों का परिणाम, 3 अंशों का, 4 अंशों का। आप लोग जो जीवन एक परमाणु मैंने रखा था उसमें बताया था, और जैसा कि अशोक भाई ने बहुत ही अच्छे से जो विज्ञान की अवधारणाओं को और सहस्तित्ववादी में परमाणु की अवधारणा को रखा था, उसको एक बार फिर से बार बार रिकैप करना ही होगा हम सबको। तो जिसका आकार अर्थात परिणाम निश्चित होता है, आकार अर्थात परिणाम की निश्चितता के पक्ष में बहुत सारा उदाहरण प्रस्तुत हो चुका है। बाबा ने पहले बहुत सारा उदाहरण लोहे का, चांदी का ऐसा दे चुके हैं। अब यहाँ रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के प्रति स्पष्ट होना आवश्यक है। तो जो कहा था कि हम वस्तुगत सत्य को समझ लें, तो यहाँ पर अब क्या बात करनी है, अब यहाँ रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के प्रति स्पष्ट होना आवश्यक है। तो हर रूप आकार, आयतन और घन के रूप में स्पष्ट है। तो रूप का क्या मतलब है भाई? जब अपन कहते हैं रूप, गुण, स्वभाव और धर्म को समझना है, तो क्या मतलब है रूप को समझने का? मतलब रूप का मतलब है आकार, है ना। रूप का मतलब है आयतन, रूप का मतलब है घन। इन तीनों के सम्मिलित रूप में रूप कह रहे हैं। तो आकार तो दिखता ही है, जैसे एक मनुष्य का आकार है, एक गाय का आकार है ना, एक कुर्सी का आकार है, एक नीम के पेड़ का आकार है, एक बरगद के पेड़ का आकार है। तो इस तरह से हम आकार हम देखते हैं। तो आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है उसको कह रहे हैं आकार। साथ में जितने जगह में फैला रहता है, और जितनी जगह में फैला रहता है उसको कहते हैं आयतन, है ना। तो जैसे है ना, कोई चीज ज्यादा जगह में फैली हुई है, कोई छोटी जगह में फैली हुई। जैसे गाय ज्यादा आयतन को घेरती है, मनुष्य कम आयतन को घेरता है ना? तो इस तरह से हम आयतन को पहचान सकते हैं, कितने में वो फैला हुआ है। आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है, साथ में जितनी जगह में फैला रहता है, कार्य करता है अर्थात स्थित रहता है। ऐसे ही यदि हम घन की बात करेंगे, तो घन कहते हैं कितना उसमें डेंसिटी है ना, कितना मटेरियल है। जैसे एक लकड़ी की उतनी ही बॉल या एक लकड़ी की चेयर वैसी ही देखने में लगती है, लोहे की चेयर भी, लेकिन लोहे की चेयर को उठाते हैं तो भारी है ना, उसका घन ज़्यादा है, उसमें मटेरियल ज़्यादा है, क्योंकि लोहे के परमाणु में अंश ज़्यादा है और भार उसके नाभिक से आ रहा है। तो इस तरह से आकार, आयतन, घन। अब आंख में आकार और आंशिक रूप में आयतन आता है, घन तो आंख में आता ही नहीं, क्योंकि दोनों कुर्सियों को लोहे की और लकड़ी की एक जैसा नीले रंग का पेंट करके रख दें, आंख से देखने से ये पता नहीं चलेगा कौन सी भारी है। तो घन भी, तो रूप भी पूरा आंख से दिखाई नहीं देता। जबकि हम एक बार, जो सुरेंद्र पाठक भाई ने बहुत अच्छा उत्तरित किया था, जो योगेश भाई ने पूछा था, तो योगेश भाई से जब किसी ने पूछा था तो उसको पाठक भैया ने रखा था जो व्यक्त है ना, या आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। तो प्रत्यक्ष माने आंख से, तो भैया प्रत्यक्ष में तो आंख से तो रूप भी पूरा नहीं दिखाई देता, गुण, स्वभाव और धर्म तो आगे की बात है। तो रूप में भी गणित अधिक, रूप से अधिक, इसीलिए कह रहे हैं कि आंख से जो दिखाई देता है गणित उससे अधिक देख पाती है ना, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और समझ पूर्ण संपूर्णता में चीजों को देख पाती है। इसलिए कारण गुण गणित की भी भाषा की बात करते हैं। बढ़िया। तो अब यहाँ रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के प्रति स्पष्ट होना है। हर रूप आकार, आयतन, घन के रूप में है। आकार का मतलब जैसा बना हुआ रहता है, साथ में जितनी जगह में फैला रहता है, कार्य करता है अर्थात स्थित रहता है। जैसा अब एक परंपरा के बारे में सोचा जाए, कितने जगह में क्रिया, एक परमाणु के बारे में, एक परमाणु परंपरा के बारे में, तो कितने जगह में क्रियाशील रहता है, वैसे ही आगे अनेक अणु से बनी रचनाएं चाहे बहुत बड़ी हों, छोटी हों, इसका रूप जिस आकार में बने रहते हैं, जितना जगह घेरे रहते हैं, इसके आधार पर रूप का पहचान है। इनमें से आकार क्या है, आकार कैसे है का पक्ष बनावट से है ना। और आयतन का, जो मैं कह रहा था, आयतन का अर्थ घेराव से अर्थात फैलाव से है। घेरने का तात्पर्य व्यापक वस्तु में सभी ओर से सीमित। अब फैलना भी क्या है, कोई चीज कितनी फैली हुई है, तो फाइनली उस फैलाव को देखेंगे तो ये पता लग रहा है कि फैलने का मतलब है कि वो फाइनली वो व्यापक से सीमित है ना यार, उससे घिरी हुई है चारों तरफ से। तो घेरने का तात्पर्य व्यापक वस्तु में सभी ओर से सीमित रहने से है। दूसरी विधि से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से भी है। कितने 3 डायमेंशन की जब अपन बात करते हैं, फाइनली देखेंगे तो मल्टी डायमेंशन है, क्योंकि हर दिशा में एक डायमेंशन है ना। तो बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं कि 3D, कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, उससे उसकी आकार का पता।
इन विधियों से हम आकार को पहचान पाते हैं। ऐसे प्रत्येक आकार अथवा इकाई सभी ओर प्रतिबिंबित रहता है। ये बहुत जबरदस्त आगे की जो आ रही है ना, तो क्या कह रहे हैं, ऐसे प्रत्येक आकार अथवा इकाई सभी ओर प्रतिबिंबित रहता है, अर्थात इकाई के सभी ओर स्थित इकाइयों पर आश्रित इकाई का प्रतिबिंब रहता ही है। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे की जो चारों तरफ दीवारें हैं और ये जो छत है और ये जो नीचे ग्राउंड है, इन सब पे मेरा प्रतिबिंब पड़ा हुआ है इस लैपटॉप पर। तो इसको कह रहे हैं प्रतिबिंबित रहता है। इकाई के सभी ओर स्थित इकाइयों पर आश्रित इकाई का प्रतिबिंब रहता ही है। इस प्रकार से एक दूसरे के पहचान की विधि बनी रहती है। इसको अपन बढ़िया से कल इसको अच्छे से चर्चा करेंगे, किस तरह से प्रतिबिंबन पहचान का आधार है ना, क्योंकि अभी हमें लगता है प्रकाश की जरूरत पड़ती है पहचान के लिए, उसी को आगे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इस पैराग्राफ को सिर्फ पढ़ लेता हूँ ना, और इसको अपन इसकी व्याख्या कल करेंगे। तो पहचान विधि को बनाने की जरूरत नहीं है। पहचान इस विधि से हर वस्तु हर दूसरी वस्तु पर प्रतिबिंबित रहता ही है कि हर वस्तु प्रकाशमान है। ये अच्छा टॉपिक है अपने में, और 2 मिनट बने हैं, कुछ और कमेंट्स आए हैं इस बीच, उनको एक बार देख लेते हैं। तो आज तीनों अवस्थाओं में आचरण की स्थिरता को जबरदस्त समझाया, धन्यवाद बाबू भाई। भैया, क्या रायपुर जैसे मानव चेतना विद्यालय या स्कूल का लोक व्यापीकरण अभी तक तो और ज़्यादा हो जाना चाहिए था? चाहिए कि भाषा नहीं चलती है ना? प्रयास तो हम और आप से ही होगा, तो हम सबको प्रयास करना होगा। सच्चाई ये है कि अभी ऐसा नहीं हुआ है ना? और उसके रूट में ये भी है कि हमारी जो बहनें हैं वो भी इस बात को, उस प्रयोग में स्वयं सफल हो जाना चाहती थी, है ना? इसके बाद अब ही उन्होंने इस बात को खोला है या इस बात का मन बनाया है कि अब इसका व्यापीकरण किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने में एक लेवल की आश्वस्ति को पा लिया है ना? बहुत बढ़िया। तो और ये भी बात, दूसरी बात भी बता दें कि लोक व्यापीकरण का मतलब किताबें चलाना नहीं है, फाइनली व्यक्ति ही प्रमाण होगा। इसलिए इसके लोक व्यापीकरण का ये भी मतलब है कि बहुत ऐसे लोग चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो इस बात को जीने के लिए, या उनका एक लेवल का अध्ययन हो गया हो, एक लेवल का जीने की स्पष्टता बनी हो। इस तरह से ये धीरे धीरे सफल होगा, है ना? और हम सब प्रयास करेंगे ही, दिनेश भैया सहित। सहअस्तित्ववादी नज़रिए से विज्ञान की क्रिया प्रक्रिया सार्थकता सुनिश्चित होती है। तो बिल्कुल तो सार्थकता का सुनिश्चित होने का इतना ही मतलब है सत्यप्रकाश भैया कि हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके। इस तरह से विज्ञान से भी बहुत सारे, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में हो, है ना, इन सब चीज़ों की सार्थकता, या जो इंटरनेट के क्षेत्र की, है ना, जो एक कनेक्टिविटी हो, जो प्लानिंग करने में यदि अपन देखेंगे कि विश्व में कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी कैसे प्लानिंग की जाए, इन सब में ये चीज़ बिल्कुल सार्थक होगी अभी तक की जो विज्ञान है। लेकिन यदि ये सही दिशा में, अर्थात लक्ष्य को पहचान करके इसको किया जाए, तो ये बिल्कुल सफल होगा और ये सार्थक हो सकता है। और अदरवाइज हम बहुत सारे इससे विकृतियाँ देख ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सभी को नमस्कार, है ना? आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सुबह, है ना, 9:30 बजे। धन्यवाद।